एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने विजन बोर्ड से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर ली थी एंड टुडे इज द डे वी आर जस्ट स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट द इंस्पिरेशन बोर्ड। अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि विजन बोर्ड के बारे में है, तो सबसे पहले आप जाके मेरे वो सारे टॉपिक्स देखिए ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरह से विजन बोर्ड आप बना सकते हैं, कितनी तरह के विजन बोर्ड होते हैं और आप किस तरीके से अपना विजन बोर्ड कैरी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इंस्पिरेशन बोर्ड के लिए सबसे पहले हमें जो है एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इंस्पिरेशन बोर्ड इज ऑल अबाउट। तो हमने यहाँ पे अपने गूगल पे लिखना है व्हाट इज इंस्पिरेशन बोर्ड, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि इंस्पिरेशन बोर्ड होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, उसकी क्या वेरिएशंस हैं या उसका क्या बेसिकली मकसद है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन लिख के आ रही है, एन इंस्पिरेशन बोर्ड ऑल्सो नोन एज अ विजन बोर्ड और कॉन्सेप्ट बोर्ड। ठीक है। सो जो मैंने आपको इससे पहले हमने विजन बोर्ड नहीं, आई एम रियली सॉरी अगेन, इससे पहले हमने अपना मैगजीन आइडिया कवर किया था। विजन बोर्ड हमारा उससे पहले वाला टॉपिक था। ठीक है। आई एम रियली सॉरी, टॉपिक्स जो है वो थोड़े से मिक्सअप हो गए थे। हमने इससे पहले अपना मैगजीन कवर कंप्लीट किया था और उससे पहले जो हमने बनाया था दैट इज आवर विजन बोर्ड। ठीक है। सो हमारा जो इंस्पिरेशन बोर्ड है उसको हम एज अ विजन बोर्ड भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोर्ड भी कह सकते हैं। बट इंस्पिरेशन बोर्ड, विजन बोर्ड, कॉन्सेप्ट बोर्ड, ये तीनों चीजें आपस में अलग अलग होती हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको विजन बोर्ड से रिलेटेड पूरी हमारी एक वीडियो जो है वो मौजूद है, आप जाके जरूर देखें। आपको यूट्यूब पे जो है वो हमारी चैनल पे आपको विजन बोर्ड से रिलेटेड पूरी एक वीडियो मिल जाएगी। इसी तरीके से मैं आज आप लोगों को इंस्पिरेशन बोर्ड के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा कॉन्सेप्ट बोर्ड भी होगा। ठीक है। मेरे लिए इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एन इंस्पिरेशन बोर्ड ऑल्सो नोन एज द विजन और अ कॉन्सेप्ट बोर्ड इज अ विजुअल टूल यूज टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज, इमेजेस एंड इंस्पिरेशन फॉर अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट और गोल। ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो कि हमने अपना विजन बोर्ड किस तरह से बनाया था और हमने अपने विजन बोर्ड में क्या क्या चीजें ऐड की थी, किस तरह से उसको पूरा माइंड मैपिंग उसकी सेट की थी, किस तरह से हमने उसको पूरा विजुअलाइज किया था, फिर हमने उसकी जो है वो पूरी पिक्चर्स ली थी एंड देन हमने अपना विजन बोर्ड कैरी किया था। ठीक है। सो इसी तरीके से जो इंस्पिरेशन बोर्ड है उसमें भी क्या होता है, आप अपनी डिमांड के मुताबिक, आप अपने क्लाइंट के डिमांड के मुताबिक, आप अपने आर्टिकल के मुताबिक क्या करते हो, पिक्चर्स कलेक्ट करते हो। ठीक है। पिक्चर्स कलेक्ट करते हो, उनको सेव करते हो एंड देन उसको रीयूज करते हो एक अलग से एक बोर्ड बनाने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट शो करने के लिए। देखो, पिक्चर्स को कलेक्ट करने का मकसद ये होता है कि कोई भी चीज को जब आप पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाते हो ना तो वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। ठीक है। पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाने का मकसद ये, अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल दूंगी कि एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो अपनी क्लासेस को न्यू न्यू सीख रहा होता है, न्यू न्यू पढ़ रहा होता है, तो उसको ये सारी चीजें नहीं पता होती। आप उसके सामने एप्पल बोले, बनाना बोले, ग्रेप्स बोले, कोई भी फ्रूट का नाम ले, उसको नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप उसको पिक्चर्स के सामने ड्रॉ करेंगे या उसको एक रियल एप्पल दिखाएंगे और फिर उसको बताएंगे कि बेटा ये एप्पल है, तो उससे क्या होगा, उसके दिमाग में ये चीज फीड होती चली जाएगी कि हाँ, इसको कहते हैं एप्पल और इसका नाम एप्पल होता है। ठीक है। इसी तरीके से जब हम अपने किसी न्यू एलिमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं या न्यू टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हमेशा उसको पिक्चर्स के साथ डील करें। पिक्चर्स के साथ डील करने से क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक, आपका जो स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में एक क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है और ये पिक्टोरियल फॉर्म में ऐसे दिखता है। अब वो चीज आप चाहे अपने कहीं भी देखें, चाहे आप कहीं अपने ऑफिस में देखें, चाहे आप कहीं ब्रांड में देखें, चाहे आप चलते फिरते आपको रोड पे भी अगर वो चीज नजर आ जाती है या उससे मिलती जुलती चीज भी नजर आ जाती है, तो आपके दिमाग में फौरन से ये टर्मिनोलॉजी क्लिक होगी कि हाँ यार, मैंने ये चीज देखी थी, इसको जो है, इसका नाम ये है, इसको ये कहते हैं, ये इस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है जी। सो पिक्चर्स को कलेक्ट करने का मकसद ये होता है। ठीक है। दूसरा मकसद क्या होता है पिक्चर्स को कलेक्ट करने का, कि आप उसके कलर्स देख सकते हो कि कौन कौन से कलर्स उसमें यूज हुए हैं, किस तरीके की क्रिएटिविटी यूज हुई हुई है, तो आप किस तरीके की क्रिएटिविटी कर सकते हो, कौन सी चीजें इसमें ऐड हुई हुई है और आप अपनी तरफ से कौन सी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है।
आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है इट्स वे टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेट आइडियाज क्विकली एंड गाइड द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट वेदर इट्स फॉर डिजाइन, बिजनेस और पर्सनल एस्पिरेशंस। ठीक है, मैंने आपको जैसे विजन बोर्ड में बताया था, इसी तरीके से मैं आपको इंस्पिरेशन बोर्ड में भी बताऊंगी। अच्छा, इंस्पिरेशन का बोर्ड का नाम जो है वो अपने इस खुद के नाम से जस्टिफाई है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि मेरी क्या इंस्पिरेशन है किसी भी चीज को बनाने में। ठीक है, अभी हम जैसे यहाँ पे आगे जाके पिक्चर्स को कलेक्ट करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे, तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि किस तरह से हमारी इंस्पिरेशन होनी चाहिए, और अगर हमारी इंस्पिरेशन होती है तो हम किस तरह से उसकी पिक्चर्स को गैदर करते हैं। ठीक है, अच्छा, इंस्पिरेशन बोर्ड जो है हम अपना थोड़ा सा ट्रेडिशनल रखेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है हम डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज पे बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप फोटोशॉप की मेरी वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको ये पता होगा, ये आपको पता चल जाएगा, और आपको बहुत जल्दी इस बारे में क्लिक भी मिल जाएगा कि जो भी चीज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ वो मैं हर तरह से सिखाती हूँ। कभी वो इंटरनेशनल तरीके से भी होगी, कभी वो ट्रेडिशनल तरीके से भी होगी, कभी वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, कभी तो आपके लिए इतना ज्यादा, अभी आप उसको इतना ज्यादा एडमायर नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाके जैसे आप उन चीजों को दोबारा से रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने ये टॉपिक इस पे पढ़ा था, ये टॉपिक इस पे पढ़ा था। ठीक है, अब जैसे मैंने विजन बोर्ड आप लोगों से बनवाया था, तो वो हमने बनाया था 2025 के विजन्स पे, कि अगर हमारा 2025 चल रहा है, जो कि 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, बट स्टिल अगर हमारा 2025 चल रहा है तो उसके अंदर हमारे क्या ड्रीम्स हैं, क्या विजन्स हैं, क्या गोल्स हैं, हमें क्या काम करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने इंस्पिरेशन बोर्ड पे काम करेंगे। अपने इंस्पिरेशन बोर्ड पे मैं जो आप लोगों से काम करवाऊंगी वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल होगा, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें जो है थोड़ी सी ट्रेडिशनल वे में पसंद है, बनस्बत इसी कि मैं इसको वेस्टर्न पे लेके जाऊं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल में आपके पास क्या होता है कि एक हिस्ट्री होती है। ठीक है, पिक्चर्स आप चूज करते हो उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री होती है, आप एलिमेंट्स चूज करते हो उसकी एक हिस्ट्री होती है, अगर आप कोई बैकग्राउंड डाल रहे हो तो उसकी एक हिस्ट्री है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुगल एम्पायर्स में चले जाओ तो उनकी अपनी हिस्ट्री है, आप इंडियन ट्रेडिशन पे चले जाओ उनकी अपनी हिस्ट्री है। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि आपके इंस्पिरेशन और आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट अप देते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल थीम्स को चूज करने का एक और मकसद ये भी है कि आप अपनी हर उस चीज से लिंक रहते हो जो चीज आपके ट्रेडिशन में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप किसी इंडियन ट्रेडिशन को ही प्रमोट करो, अगर आप मुसलमान हो, अगर आप क्रिश्चियन हो, तो आप कोई सा भी ट्रेडिशन ले सकते हो, बट क्या है, आपके हर ट्रेडिशन का जो है ना अपना एक मायने। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारी, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारी बादशाही मस्जिद जो है वो एक बहुत फेमस मस्जिद है जो कि लाहौर में लोकेटेड है। ठीक है, लाहौर में लोकेटेड है। इसी तरीके से इस्लामाबाद में हमारी फैसल मॉस्क जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। वो क्यों फेमस है? उसके अंदर जो कार्विंग हुई हुई है, उसके अंदर जो प्रिंट्स बने हुए हैं, उसके अंदर जो इंटीरियर बना हुआ है, उसका जो एक्सटीरियर बना हुआ है, उस सब की एक ब्यूटी है, उस सब की एक इंस्पिरेशन है। उस अगर कलर भी यूज हुआ हुआ है, अगर आप बादशाही मस्जिद देखेंगे तो वो पूरी की पूरी आपको रॉयल ब्लू और ब्लू की टोन में, व्हाइट की टोन में मिलेगी। ठीक है, तो उसमें ये जो कलर यूज हुआ हुआ है ना, इसका भी अपना एक मायने, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है कि सिर्फ यही कलर क्यों यूज हुआ। अगर इस तरीके से आप फैसल मॉस्क देखोगे तो फैसल मॉस्क का जो एक्सटीरियर है वो टोटली व्हाइट कलर है। ठीक है, उसके जो पिलर्स हैं, उसका जो एक ट्रायंगुलर पिरामिड टाइप उसका एक्सटीरियर है, बहुत खूबसूरत एक्सटीरियर है। अगर आप वो देखोगे, सो दैट इज द ब्यूटी। ये उसकी अपनी ट्रेडिशन है, ये उसको अपने आप को आइडेंटिफिकेशन करता है। अगर आप ऐसी कोई बिल्डिंग कहीं भी देखोगे तो आपको फौरन पता होगा कि यार इसका नाम तो फैसल मस्जिद है, और ये जो है वो आपके इस्लामाबाद में लोकेटेड, जो कि कराची का कैपिटल है। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है वो आपके माइंड में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं कि आप उन चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करते हो, कैसे देखते हो, कैसे समझते हो। ठीक है, सो मैं आपको इंस्पिरेशन और कॉन्सेप्ट, ये दोनों बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल और डाउन टू अर्थ रह के सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा इन सारी चीजों पे ट्रेडिशन वर्क को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। अच्छा, ट्रेडिशन वर्क हमारा आपने देखा होगा बहुत ज्यादा डिटेल में होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पिक्चर लगा दी और आपका जो इंस्पिरेशन है या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। आपने हमेशा ये चीज नोट की होगी कि जब भी आप अपने ट्रेडिशन से रिलेट कोई भी बात करते हो या कोई भी पिक्चर देखते हो, उसके अंदर, एक पिक्चर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। या तो उसके कलर्स में वेरिएशंस होंगे, या तो उसके प्रिंट में वेरिएशंस होंगे,
किसी ना किसी तरीके से आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ यार, ये चीज हमारे ट्रेडिशन में है, तो ये चीज हमसे इस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है। सो इतनी सारी बातें बताने का, इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इंस्पिरेशन बोर्ड का मतलब क्या है और आप किस तरीके से अपने इंस्पिरेशन बोर्ड को कैरी कर सकते हो। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ताजमहल इन इंग्लिश ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है। सो ट्रेडिशनल बोर्ड जो है, मैं जो बनाने वाली हूँ ट्रेडिशनल बोर्ड, और जो आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, वो सिखाने वाली हूँ ताजमहल पे। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ताजमहल कहाँ है। ठीक है। ताजमहल किसने बनाया? ये मुझे मालूम है ताजमहल किसने बनाया, ऑब्वियसली शाहजहां ने बनाया, ये मुझे जरूर मालूम है, वो एक बादशाह थे, ये भी मालूम है। लेकिन उसका जो इंटीरियर है, उसका जो एक्सटीरियर है, वो क्या सोच के बनाया, उसका नाम ताजमहल क्यों था, ठीक है, उसको उन्होंने कब बनवाया, क्यों बनवाया, क्या वजह है, उसका कलर सिर्फ व्हाइट ही क्यों है, ये सब मुझे नहीं मालूम। ठीक है। और बेसिकली इंस्पिरेशन का मतलब जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है। इंस्पिरेशन का मतलब है कि आप किसी चीज से इंस्पायर हो जाते हो। ताजमहल से जो मेरी इंस्पिरेशन है ना, वो क्या है, ताजमहल से मेरी इंस्पिरेशन ये है कि मुझे उसका जो कलर है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो एक आप कह लें कि उसका जो डिजाइन है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। इस वजह से वो मेरी क्या है, इंस्पिरेशन है। लेकिन जब तक मुझे पढ़ने की नौबत नहीं आई थी, तब तक मुझे मालूम नहीं था कि ताजमहल क्या होता है। ठीक है। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जो इंटरनेशनल डिजाइनर्स हैं, या हमारे बेसिक डिजाइनर्स भी, लोकल डिजाइनर्स भी, बहुत ज्यादा लोगों ने ताजमहल पे काम किया है। ठीक है। ताजमहल को एक ब्यूटी ऑफ लव भी कहते हैं, या एक प्यार का निशान या प्यार की निशानी भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है। ठीक है। मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ताजमहल के बारे में सिर्फ इतना पता है। लेकिन जब आप किसी चीज पे काम कर रहे होते हो, या आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहे होते हो, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हर चीज डिटेल में, कि पहली वो चीज बनाई क्यों गई, उसको बनाने की वजह क्या थी, क्या क्या चीजें उसमें लगाई गई हैं, कितने जतन उसमें हुए हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, उसका कलर कैसे डिसाइड हुआ। अब भाई हमें तो नहीं पता ना कि ताजमहल का कलर सफेद ही क्यों है, सफेद के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे कलर हैं, बट सफेद ही क्यों है। ठीक है। और उसका स्टाइल ये इस तरीके से गुंबद वाला, मीनार वाला, इस तरीके से क्यों है, कोई और डिजाइन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। सो ये सारी चीजें हमें आएंगी जब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे पेज ओपन करके रखा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ ताजमहल। ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। द ताजमहल इज अ कॉम्प्लेक्स बिल्ड बाय मुगल एम्पायर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। ठीक है। हु डाइड इन चाइल्ड बर्थ इन 1631। ठीक है। अच्छा, जो बिचारी हम इनकी शाहजहां साहब की जो एक बादशाह थे, उनकी जो बेगम थी, उन्होंने उनकी याद में एक महल खड़ा कर दिया। वाह भाई, कितना अच्छा आशिक है, मतलब क्या बात है भाई इनकी के इन्होंने, जाहिर सी बात है भाई, पैसा है तो कहीं ना कहीं तो लगाना है। ठीक है ना। तो इन्होंने अपना पैसा ऐसे लगाया कि जो एक अपनी बेगम की याद में, अपनी बेगम की याद को ताजा करने के लिए, या उसको ताहयात जिंदा रहने के लिए, उन्होंने उनकी याद में एक महल ही बनवा दिया, ताजमहल। ठीक है। और उनकी बेगम का जो इंतकाल हुआ था, वो हुआ था उनके चाइल्ड के बर्थ पे। ठीक है। इसके बारे में आप बहुत डिटेल्स और भी पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन मैं उस चीज में जाना नहीं चाह रही। ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। कंस्ट्रक्शन बिगिन इन 1632 एंड वाज कंप्लीटेड इन 1648। ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1632 में और कंप्लीट हो गई 1648 में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो, सुन सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा पढ़ने से कि ये जो टाइम पीरियड है, ये एक महल बनाने के लिए बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। ये भी हमें पता है कि ताजमहल बनाने वालों के जो है वो शाहजहां साहब ने हाथ ही कटवा दिए थे कि दूसरा कोई उनके बेगम की याद में या किसी भी तरह उनसे इंस्पायर होके कोई और इस तरीके की कोई चीज ना बना सके। मतलब वो इतनी ज्यादा अपनी बेगम से मोहब्बत करते थे
तो उन्होंने ये सारी काम इस वजह से किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सराउंडिंग्स बिल्डिंग एंड गार्डन फिनिश बाय 1653। अच्छा, जो एक महल का जो स्ट्रक्चर है ना, महल कंप्लीट हुआ था 1648 में, लेकिन महल के जो आसपास जो आपको ग्रीनरी नजर आ रही है, या जो एक पूरा उन्होंने एक आप कह लें कि अपनी सराउंडिंग्स रेडी की हुई हैं, सो ये सारी चीजें उन्होंने रेडी की हुई थी। ये सारी चीजें कब कंप्लीट हुई? 1653 में। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 से 15 साल, 15 साल 10 भी नहीं, 20 से 25 साल या 30 साल तक का गैप है। इसके अराउंड उन्होंने अपना एक ताजमहल बना लिया था। ठीक है, द ताजमहल इज रिनाउंड फॉर इट्स व्हाइट मार्बल डोम एंड इंट्रिकेट डिजाइन। अच्छा, उन्होंने जो ये ताजमहल बनाया है, ये उन्होंने बनाया और इसको जाना जाता है, ये अपना किससे जाना जाता है? व्हाइट मार्बल डोम से। अच्छा, डोम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपको गुम्बद टाइप नजर आ रहा है ना, अगर आप ताजमहल की राइट साइड पे आपको यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, तो आप देखिए इसके सेंटर में जो एक पूरा गुम्बद बना हुआ है, इसको इंग्लिश में डोम कहते हैं। ठीक है, सो जो ताजमहल जाना जाता है ना, वो अपनी इसी व्हाइट मार्बल डोम की वजह से जाना जाता है। और इसका जो इंट्रिकेट डिजाइन है, इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत बारीक और नफासत का किया हुआ काम। अगर आप इसका एक्सटीरियर देखेंगे तो मुझे अभी ये पिक्चर जो राइट साइड पे वो बहुत छोटी छोटी सी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी नजर आ रहा है कि जिसने भी इस पे काम किया है बहुत ही नफासत से और बहुत ही बारीक काम किया है। ठीक है जी। सो जो इसके इंट्रिकेट डिजाइन है ना, उस वजह से ताजमहल जो है वो जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चरल डिजाइन। अच्छा, ताजमहल को जिसने बनाया है वो है हमारे शाहजहां साहब। ठीक है, बनाया का मतलब है जिन्होंने बनवाया है, उन्होंने अपने हाथ से नहीं बनाया मजदूरों नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बनाया है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि इसमें जो है वो इंडियन डिजाइन भी होने चाहिए, इसके अंदर पर्शियन डिजाइन भी होने चाहिए, इसके अंदर इस्लामिक आर्किटेक्चर भी होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इन तीनों चीजों को मिक्स करके एक बहुत खूबसूरत सा महल बनवाया, जिसमें बहुत बारीकी से, बहुत आसानी से, बहुत ही नफासत के साथ उन्होंने डिजाइन को मर्ज करवाया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले पिक्चर भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा पिक्चर भी स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीजें साथ साथ नजर आ सके। ओहो, ये पिक्चर तो बहुत ही छोटी हो गई। ओके, बड़ी कर देते हैं। अच्छा, पिक्चर अभी क्लियर नहीं है बट स्टिल काम चलाने के काबिल है, मैं भी आपको उसकी क्लियर पिक्चर भी दिखा दूंगी। अच्छा, क्या है ये जो इसके इंट्रिकेट पैटर्न है ना, जिसमें आपको ये डोम नजर आ रहा है, इसके साइड के पिलर्स नजर आ रहे हैं, इसके फ्रंट पे पिलर्स नजर आ रहे हैं, ये पूरा गार्डन एरिया नजर आ रहा है। तो जिस मोहब्बत से और जिस नफासत से उन्होंने अपनी बेगम की याद में इस चीज को जिंदा रखने के लिए बनाया, तो उनका जो एक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि उनको अपनी तीनों चीजों को मर्ज करना है। इंडियन को भी मर्ज करना है, पर्शियन को भी मर्ज करना है और इस्लामिक को भी मर्ज करना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं ना कि किसी की याद में है या थोड़ी सी ट्रेडिशनल है, तो उसमें ना हमारे रिलीजन भी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है वो हमारे रिलीजन से चलता है। हर एक रिलीजन का अपना ट्रेडिशन है, अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपनी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, तो जब भी हम ट्रेडिशन की बात करेंगे तो हमेशा हमारा रिलीजन उस पर इन्वॉल्व होगा। अब देखिए, इंडियन का अपना रिलीजन है, पर्शियंस का, पारसी लोगों का अपना अलग है। आई डोंट नो कि पर्शियन और पारसी एक है या नहीं है, अगर मैं गलती पर हूं तो आई एम सॉरी, बट पर्शियंस का अपना एक ट्रेडिशन है, अपना एक रिलीजन है, और इस्लामिक मुसलमानों का अपना एक ट्रेडिशन और अपना एक रिलीजन है। तो उन तीनों चीजों को मिक्स करना, उन तीनों चीजों को इन्फ्यूज करके एक चीज को बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब किसी तीन चीजों पे काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका किसी एक जगह ध्यान नहीं होता, आपका तीनों जगह ध्यान होता है। आपको कोई चीज एक जगह से पसंद आएगी, किसी का बॉर्डर पसंद आएगा, तो किसी का आपको कॉन्सेप्ट पसंद आएगा। ठीक है, किसी का आपको प्रिंट पसंद आएगा, तो किसी का आपको पैटर्न पसंद आएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं जब आप किसी तीन चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे आपको अभी देखिए, पिक्चर हमारी धुंधली है लेकिन आपको नजर साफ आ रहा होगा कि इसके अंदर कितनी खूबसूरती
और कितनी नफासत के साथ काम किया हुआ है। और तीनों चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंडियन कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है, इस्लामिक कल्चर कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, पर्शियन कल्चर कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है। ये तीनों चीजें मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको साथ साथ पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाऊंगी भी, ताकि जब हम एंड स्टेप पे आए अपने ट्रेडिशन बोर्ड के, इंस्पिरेशन बोर्ड के, तो आपको हर चीज यहाँ पे 1 to 1 साफ के साफ हाथ के हाथ नजर आ रही हो। ठीक है, ठीक है जी। तो हम चलते हैं आगे की थोड़ी सी और डिटेलिंग पे और देखते हैं कि भाई ये शाहजहां साहब को और क्या चीजें चाहिए थी और क्या इनको इतना ज्यादा था कि इनकी बेगम के ताजमहल में, बेगम की याद में जो ताजमहल बनाया है उसमें ये होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट है उसमें सबसे पहले आ जाता है कमीशन्ड बाय शाहजहां। इसका क्या मतलब है? शाहजहां द मुगल एम्परर कमीशन द ताजमहल टू commemorate his wife मुमताज महल whose death deeply affected him। अच्छा देखिए, मैं कोई यहाँ पे आपको ये झाड़ने नहीं बैठी कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है या मैं आपको इंग्लिश में समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मुझे भी समझ में नहीं आ रही होती, ठीक है, लेकिन क्या है, आपको हर चीज बतानी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी आसान सी अल्फाजों में बताऊंगी कि कमीशन्ड बाय शाहजहां का मतलब है कि शाहजहां साहब ने, जो एक मुगल के बादशाह थे, उन्होंने ये ताजमहल बनाया था अपनी बेगम की याद में जो थी मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल नाम था उनकी, मुमताज नाम था बेसिकली उनकी वाइफ का। ठीक है, सो जिनकी याद में उन्होंने बनाया था ना, उनको क्या था, उन्होंने इसीलिए बनाया था, उन्होंने इसीलिए इसको कमीशन किया था या कमेमोरेट किया था क्योंकि वो अपनी बीवी की डेथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गए थे। उनको उनकी बीवी की डेथ ने इतना ज्यादा इफेक्ट कर दिया था कि उनको इसके अलावा कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ही इसको बनवाऊंगा और मैं ही जो काम होगा वो इस पे मैं खुद करूंगा। ठीक है, सेकंड जो इसका हिस्टोरिकल पॉइंट है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1632 एंड द मॉज़िलियम इटसेल्फ वाज कंप्लीटेड इन 1648। कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन का मतलब है उन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी अपने लेबर्स को कि भाई सुन लो, इधर मुझे जो है ना ये इतने टाइम में चाहिए। अब तुम चाहे उल्टे लटक के बनाओ, सीधे लटक के बनाओ, दिन में 10 दफा काम करो, 12 दफा काम करो, 6 दफा काम करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये कंस्ट्रक्शन इतने टाइम लिमिट में चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, एक इंसान जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उसके लिए उसका चले जाना बहुत मायने रखता है। ठीक है, देखने में ये सारी चीजें, सुनने में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लगती हैं और थोड़ा सा मजाक का बाइस भी बन जाती है, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो शाहजहां साहब थे, उन्होंने अपनी बेगम के दुख को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया था, तो इसलिए वो चाहते थे कि कहीं वो भी ना लुढ़क जाए। तो उनके लुढ़कने से पहले वो चाहते थे कि जितना ज्यादा काम हो सके मेरी हयाती में मैं इसको अपने सामने देख लूं, और मेरे मजदूर जितना ज्यादा इसको जल्दी कवर करें, मैं इसको अपनी हयाती में देख लूं कि अगर कुछ और चेंजेस हैं तो वो मैं खुद से कराऊं, मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का जो टाइमलाइन है वो देने का मकसद ये था। ये आप कहीं और भी अगर इसकी मजीद डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये वाली चीज भी यहाँ पे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है यहाँ पे आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, द ताजमहल इज अ मास्टरपीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस्लामिक, इंडियन और पर्शियन स्टाइल्स का क्या मतलब है। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई है कि मुगल आर्किटेक्चर। अच्छा देखें, इसमें क्या है, इसमें 4 चीजें अब आ गई हैं, इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक। इनके स्टाइल्स मौजूद है। स्टाइल्स का मतलब होता है जिस तरह से वो चीज आपको नजर आ रही है। ठीक है, और आर्किटेक्चर का मतलब होता है जिस तरह से वो चीज बनाई गई है। मुगल आर्किटेक्चर एक बहुत रॉयल आर्किटेक्चर है। सबसे ज्यादा हिस्ट्री का जो एक बहुत खूबसूरत, बहुत डेलिकेट, बहुत इंट्रिकेट, बहुत डिटेल्ड आर्किटेक्चर है, दैट इज टोटली मुगल आर्किटेक्चर।
अगर आप कभी मुगल आर्किटेक्चर पे रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि मुगल आर्किटेक्चर कितना नफासत से और कितना इंट्रिकेट डिजाइन से बनाया गया है। ठीक है, सो इसका जो आर्किटेक्चर है ना, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो पोस्टीरियर हो, ये नहीं बताया हुआ यहाँ पे कि इंटीरियर क्या है पोस्टीरियर क्या है, इन्होंने बस ये बताया कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो मुगल बेस्ड है। क्यों? क्योंकि भाई जो शाहजहां साहब थे वो खुद भी तो मुगल के एम्पायर थे ना, वो कोई किसी और जगह के एम्पायर थोड़ी थे। अब तो जाहिर सी बात है, जो इंसान जिस जगह रहता है, जिस जगह काम करता है, जिस जगह खाता है पीता है, तो उस जगह का उसको एक कॉन्सेप्ट देना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास लिखा हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, यूनेस्को जो है वो इसकी भी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, मुझे इसकी टोटल टर्मिनोलॉजी नहीं पता। यूनाइटेड नेशंस आगे तो मुझे नहीं मालूम है, हम देख लेते हैं। UNESCO यही है यूनेस्को आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, सॉरी नॉट यूनेस्को, इट्स अ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इनका क्या है, इनका ये है द ताजमहल वाज डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। अच्छा, डेजिग्नेटेड का क्या मतलब होता है? डेजिग्नेटेड का मतलब होता है दे दिया जाना, या एक उसको उर्दू में इसका एक प्रॉपर वर्ड, इसको भी हम सर्च करके देख लेते हैं क्योंकि मुझे इसका प्रॉपर उर्दू वर्ड नहीं आता। तो डेजिग्नेशन का मीनिंग हम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि डेजिग्नेटेड क्या होता है। ये तो डिजाइंड आ गया, डेजिग्नेटेड। ठीक है, डेजिग्नेटेड का मतलब होता है नामजद जगह। ठीक है, नामजद। ठीक है, अगर मैं बहुत सिंपल सी उस पर बोलूं तो इसका मतलब तजवीज भी होता है। ठीक है, तजवीज भी होता है। अब इतनी ज्यादा खास उर्दू मुझे आती नहीं है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर एक दिखा दिया कि इसका क्या मतलब होता है। खैर, यूनेस्को वालों ने इसको तजवीज किया था या इसको नाम दिया था। ठीक है, खैर मतलब नाम मतलब एक इसकी प्रॉपर पहचान बनाई गई थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लोकेशन। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन आगरा, इंडिया, ऑन द साउथ बैंक ऑफ द यमुना रिवर। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे नहीं पता था कि ताजमहल कहाँ पे है, मुझे अब भी नहीं पता था कि ताजमहल कहाँ पे है, जब तक मैंने ये नहीं पढ़ा था कि ये कहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंदाजा था कि ये आगरा वागरा किसी जगह पे है, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो बता दिया इसने मुझे कि लोकेशन इसकी कहाँ है। ये लोकेटेड है आपका आगरा, जो कि इंडिया का एक शहर है, ऑन द साउथ बैंक ऑफ द यमुना रिवर। अब आप यहाँ से जो है ना लिंक को ज्वाइन करते रहिएगा कि देखिए मुगल आर्किटेक्चर क्यों है, क्योंकि जो बादशाह है वो खुद क्या है, मुगल एम्पायर है। ठीक है, मुगल के बादशाह हैं। अब इसका जो आपका स्टाइल है वो इंडियन क्यों चूज किया था, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, इंडिया है। तो इंडिया में जो चीज हो रही होगी उस वक्त उनकी आंखों के सामने वो उनको साफ पता होगी, उनको नजर आ रहा होगा, उनको समझ आ रहा होगा। इस तरह से उन्होंने इंडिया को इन्फ्यूज किया। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी कि आपका आर्किटेक्चर और आपका स्टाइल। ठीक है, अब जहां तक बात रही मुस्लिम की और आपके पर्शियन की। ठीक है, सो ये दो डिजाइन ऐसे हैं जो कि इंडियन से ही थोड़ा सा रिलेट होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इन दोनों का आपस में, इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रही, लेकिन इंट्रिकेट डिजाइन की जहां बात आती है वहां ये तीनों चीजें जरूर आपको साथ में मिलेंगी। ठीक है, लास्ट हमारी आई हुई है, दैट इज सिंबल ऑफ लव। The Taj Mahal is widely recognized as a symbol of eternal love and a testament to Shahjahan's grief and devotion. ग्रीफ और डिवोशन का मतलब है वो जितना अपनी बेगम से मोहब्बत करते थे, या जितना उनको तकलीफ थी उनके जाने का उनको जितना दुख था, तो इसीलिए उन्होंने उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में इसको नाम दे दिया सिंबल ऑफ लव। खैर, नाम तो ये दुनिया ने दिया है, उन्होंने तो ताजमहल ही नाम दिया था, बट ये जो नाम उन्होंने सिंबल ऑफ लव कहा है वो इसीलिए कहा है क्योंकि हर कोई अपनी महबूबा या अपनी बेगम के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं करता, और अगर करता भी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खैर व्हाटसोएवर, ये तो एक बहुत अलग सा टॉपिक है।
तो मैंने आपको इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बता दी, छोटी सी हमने यहाँ पे इसकी एक हिस्ट्री पढ़ ली। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसकी पिक्चर्स गैदर करने बैठेंगे तो हमें ये पता होगा कि हाँ, आप देखते ही पहचान जाओगे कि हाँ, ये ताजमहल से रिलेटेड है, ये ताजमहल से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया। कभी ऐसा होता है कि एक पिक्चर आप ढूंढने जाते हो, एक के साथ आपको मजीद 4-5 पिक्चर्स और नजर आ रही होती है, तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि यार पता नहीं ये पिक्चर है, पता नहीं ये पिक्चर नहीं है, यार है नहीं है। उससे क्या होता है, ये सारी चीजें आपके रिसर्च पे डिपेंड करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी स्ट्रांग आपकी रिसर्च होगी उतना स्ट्रांग आपका काम होगा और उतना जल्दी आपका काम होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपने इंस्पिरेशन बोर्ड की रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पिक्चर्स देखेंगे, बहुत सारी इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में डिटेल में और थोड़ा सा स्टडी करेंगे ताकि हमें पिक्चर्स लेने में आसानी हो, और फिर हम अपना इंस्पिरेशन बोर्ड रेडी करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।